आप सभी का आपके YouTube परिवार ड्रीम विद राम में स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई निरंतर जारी होगी। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हिंदी के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह। ये उन सभी परीक्षाओं में इम्पॉर्टेंट हो जाता है जिनमें हिंदी पूछी जाती है, और यदि आप इसको अच्छे से देखेंगे तो अब एग्जामिनर चालाक हो गया। इनके सिंबल को नहीं पूछता है, विराम चिन्हों को नहीं पूछता है, उनको वाक्य में प्रयोग करके आपसे पूछेगा। तो ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है? विराम का मतलब होता है रुकना, रुकना अथवा ठहराव। ये नोट करते चलिएगा, रुकना अथवा ठहराव। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हम हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य में हिंदी को पढ़ते या लिखते समय जो बीच बीच में हम रुकते हैं, तो जहाँ रुकते हैं कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिन्हें हम विराम चिन्ह की संज्ञा देते हैं। अब किस जगह पे कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होगा ये हमको जानना है और यही हमको पढ़ना है, यह एग्जाम में पूछता है। तो एक जो हिंदी को मानने वाले थे जिनका नाम है कामता प्रसाद, गुरु कामता प्रसाद, इनके अनुसार नोट करेंगे, गुरु कामता प्रसाद के अनुसार जो विराम चिन्हों की संख्या मानी गई है ये 20 मानी गई। ये कहते हैं कि जो विराम चिन्ह की संख्या ये 20 है, ये पूर्ण विराम को मानते हैं। पूर्ण विराम को छोड़ करके जितने भी सभी हैं वो सारे के सारे अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। तो चलिए हम इनको देर ना करते हुए इनको पढ़ते हैं। ये 20 ही आपको पढ़ने हैं, वैसे 21 भी होता है लेकिन माना जाता है 21। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो आप हमेशा बताइएगा 20 है। और पूर्ण विराम को छोड़ करके बाकी सारे विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिए गए। तो चलिए यहाँ देखिएगा, हम यहाँ चिन्ह लिखे हैं, प्रयोग लिखे हैं, इसके लिए उदाहरण भी लिखे हैं, तो ये आपको समझना है। यहाँ देखिएगा, ये जो पहला आपको दिखाई दे रहा है विराम चिन्ह, ये अल्प विराम। ये अल्प विराम कामा की तरह होता है, यानी इंग्लिश में कामा की तरह होता है, ये ध्यान रखेंगे। और ये कब प्रयोग किया जाता है? तो यदि हिंदी में हम थोड़ी देर के लिए ठहराव है, थोड़ी देर के लिए ठहराव है, तब प्रयोग किया जाएगा आपका अल्प विराम चिन्ह का। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझिए, ताकि आपको एक उदाहरण मिल जाता है तो आपको ये पता हो जाता है कि आप इसका प्रयोग कहाँ करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, राम ने बच्चों के लिए आम, केले, अमरूद आदि लिए। तो जब आम कह रहा है तो ये थोड़ी देर रुका है। फिर जब इसने केले को कहा है तो केले को कहने के लिए भी ये थोड़ी देर के लिए ही रुका है। आम, केले, अमरूद आदि, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, दूसरा है अर्धविराम। अर्धविराम कैसे होता है? एक ऊपर बिंदी रहेगी, नीचे कामा रहेगा। और इसका मतलब क्या है? इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा? जब एक का भाव दूसरे में, यानी एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में पूरा, अथवा हम कहें पहले वाक्य का भाव दूसरे में हो अथवा दूसरे वाक्य का भाव पहले में पूरा हो, तभी हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, हमने लिखा है सूर्योदय हो गया, तो इसके बाद ये सिंबल लगाया गया है, सूर्योदय हो गया। अब इस सूर्योदय का जो ये भाव है, हिंदी का जो भाव निकल के आया है, ये यहाँ जाकर के पूरा हुआ है। जहाँ ये कह रहा है कि चिड़िया चहकने लगी, यानी सूर्योदय हो गया, ये तो आधा वाक्य रह गया। अब इसका मतलब क्या था? इसका भाव जाकर के पूरा हुआ, ये सूर्योदय हो गया। ये बताया क्यों? क्योंकि ये चिड़िया चहकने लगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब आप समझते होंगे, तो आप पहले से कुछ पढ़े होंगे, तो अगर पढ़े हैं तो इस पर आपको उतना फोकस नहीं करना है जितना आपको ध्यान देना। देखिए, इस पर छोटी सी बात याद रखनी है, वाक्य के अंत में रुकने के लिए, यानी आपको ऐसा लगे कि वाक्य प्रतीत हो गया, उसमें प्रश्नवाचक के भाव का बोध नहीं है, तो हम इस वाले सिंबल का प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है, तो ये हमारा वाक्य पूरा हो गया, तो हम यहाँ पे एक लाइन रख देंगे लास्ट में, इसी को हम कहेंगे पूर्ण विराम। चलिए आगे बढ़ेंगे, उपविराम। उपविराम का मतलब है दो बिंदी रहेगी ऊपर नीचे, ये आपको ध्यान रखना है, इसको हम कहेंगे उपविराम। ये उपविराम का मतलब क्या होगा, कैसे हम जानेंगे, कहाँ लगाना है? तो आपको ये ध्यान रखना है, जब किसी कथन को अलग दिखाना हो या कोई संवाद हो। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, नाटक कोई रहा होगा, राजा हरिश्चंद्र नाटक रहा होगा, तो जो कोई बोलता है उसके बाद ये सिंबल लगाते हैं। तो देखिए, किसी कथन को अलग दिखाना है, जैसे हमको ये दिखाना था प्रदूषण, तो इसके आगे हम ये लगा दिए। और प्रदूषण क्या है? एक अभिशाप है। अलग दिखाना था तो हम इस सिंबल का प्रयोग किए, इसको हम कहेंगे क्या? तो आपको ये पता होना चाहिए, ये हम कहेंगे उपविराम। और जैसे कोई संवाद है, उसमें कोई संवाद कोई बोल रहा है, तो कोई उसका दूसरा उसका उत्तर देगा, तब भी हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक को हम कैसे ध्यान रखेंगे? यानी प्रश्नवाचक का मतलब है किसी भी वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव हो। जैसे देखिए, ये भाव को ही पकड़िएगा, जब भी आप हिंदी पढ़िएगा
तो हिंदी को हमेशा भाव से पढ़िएगा, फिर हिंदी आपको आसान लगेगी। प्रश्न का भाव इसमें आपको दिखाई दे रहा है, जैसे आपसे कहा जा रहा है क्या आप वहां गए थे, तो आपसे कुछ पूछा जा रहा है ना, पूछने का तात्पर्य ये ही है कि आपसे प्रश्न किया जा रहा है। तो इसमें जो सिंबल लगेगा ये वाला ध्यान रखेंगे, ये प्रश्नवाचक कहलाता। आगे बढ़ेंगे योजक। योजक का तात्पर्य क्या है, जब विपरीत अर्थ होगा तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, योजक। इसका हम प्रयोग तब करेंगे, ये होता कैसे है देखिए, इधर ध्यान दीजिएगा, ये होता है डैश की भांति यानी माइनस की भांति होता है। इसका प्रयोग हम जब विपरीत अर्थ वाले में प्रयोग करते हैं, जैसे देखिए दिन रात हो गया, पाप पुण्य हो गया, लाभ हानि हो गया, इन सब में जो प्रयोग किया जाएगा वो प्रयोग किया जाएगा योजक चिन्ह का। ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा दिन रात होता है तो दिन रात जहां दिखाई दे गया वहां हम आपका इसका प्रयोग करेंगे। आगे बढ़िएगा कोष्ठक का, तो कोष्ठक में कई सारे होते हैं, छोटा छोटा होता है, मझला होता है, बड़ा होता है। यहाँ देखते चलेंगे, ये कोष्ठक है, छोटा मझला बड़ा सभी होते हैं, लेकिन मेनली ज्यादा हिंदी में ये छोटा वाला ही प्रयोग किया जाता है और बड़ा वाला, मझला का उतना यूज नहीं होता। लेकिन आपको ध्यान रखना है इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो ये आपको पॉइंट वाली बात नोट करनी है कि किसी कठिन शब्द को सॉरी भाई ध्यान रखेंगे, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए, की नहीं होगा को होगा, किसी भी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है आपकी सामर्थ्य, सामर्थ्य लिखा हुआ है, उसके बाद हमको ये सामर्थ्य थोड़ा कठिन लग रहा है तो हम इसको थोड़ा सरल भाषा में लिखे हैं शक्ति, और इस शक्ति को हम ब्रैकेट में डाल दिए यानी कोष्ठक में डाल दिए, तो यही हमारा कहलाएगा को मैं जानता हूँ। इसी को हम बंद कर दिए, या आपसे पूछेगा इसमें किसका प्रयोग किया गया है, तो आपको बताना होगा कोष्ठक चिन्ह का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है उद्धरण अथवा अवतरण, इसको हम उद्धरण भी कहते हैं, अवतरण। उद्धरण कहते हैं, देखिए ये डबल इन्वर्टेड कामा है, इंग्लिश में हम इसको इन्वर्टेड कामा कहते हैं। अगर ये डबल है तो इसको हम कहेंगे दोहरा, अगर ये सिंगल है तो हम इसको कहेंगे इकहरा। ये आपको ध्यान रखना है, दोहरा अवतरण चिन्ह, इकहरा अवतरण चिन्ह, ये आपको ध्यान रखना है, अथवा उद्धरण चिन्ह। आगे बढ़ेंगे, इसका प्रयोग कब होता है, इसका प्रयोग होगा कोई वाक्य ज्यों का त्यों लिखा जाए, जैसे कोई वाक्य दिया गया है वो ज्यों का त्यों लिखा जाए, या कोई अच्छे राइटर है या उनकी बुक है तो उसमें ये इकहरा वाले का प्रयोग किया जाएगा। पहले दोहरा को समझ लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे इसमें लिखा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र के बोस के वचन थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इसको ज्यों का त्यों रखना है, तो इसके शुरुआत में यानी प्रारंभ में और अंत में इस अवतरण चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। और जैसे अगर हमको प्रेमचंद लिखना है या हमको गोदान लिखना है तो हम ये सिंगल वाला भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी इस पे फोकस करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इधर वाला तो आपको इतने समझ में आ गए होंगे। देखिए अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो इधर देख लीजिएगा, इनके हम सिंबल लिखे हैं, कौन कौन सा यूज होगा, ये 8 तक हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं 9 की तरफ। 9वां कौन सा है, विस्मयादि। विस्मयादि का मतलब सोचिए, विस्मय यानी आपको आश्चर्य हो जाए, किसी बात को या वाक्य को पढ़ते समय आपको आश्चर्य प्रतीत हो, वही है। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, तो एक सिंगल लाइन खींचिएगा, उसके नीचे एक बिंदी रख देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा विराम चिन्ह कौन सा, विस्मयादि बोधक। ये कब कब प्रयोग किया जाता है, तो जैसे शोक होगा, नफरत होगा, आश्चर्य होगा, इन सब में प्रयोग किया जाएगा। जैसे मान चलिए अगर हम आपसे कहें अरे गजब हो गया, हम आप ही से कह रहे हैं अरे गजब हो गया, तो आप सोचेंगे तो कुछ भाई विस्मय तो हुआ है, तो जहां भी आपको विस्मय लगे, जहां विस्मय आपको कहाँ लगा, अरे के बाद लगा ना, तो अरे के बाद ही हम इस चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे 10 नंबर। देखिए 10वां जो नंबर है वो है लाघव चिन्ह का। लाघव चिन्ह का यानी एक छोटा सा गोला रख देंगे किसी वाक्य या किसी शब्द के आगे, तो वो लाघव बन जाएगा। यदि हमको लाघव में परिवर्तित करना है, उसका लाघव का मतलब होता क्या है, लाघव का मतलब होता है छोटा, लाघव, लाघव का मतलब है लघु यानी छोटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, वाक्य का संक्षिप्त रूप, यहाँ आप देख रहे होंगे कृपाऊ, हम ये लिखे हैं कृपाऊ। यदि ऊ नहीं दिखाई दे रहा है तो ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा। कृपाऊ, इसका मतलब क्या हुआ, ये किसी शब्द का विस्तृत रूप था, इसको हमने छोटा कर दिया। जैसे आप 12th का एग्जाम दिए होंगे तो सबसे नीचे कभी पेपर पे ध्यान नहीं दिए होंगे, तो वहां लिखा रहता है ये कृपाऊ, इसका मतलब क्या है पता है, कृपया पृष्ठ उलटिए अथवा कृपया पन्ना उलटिए, ये आपको लिखा रहता है। जैसे मान चलिए इसमें नहीं समझ में आ रहा है, तो जैसे डॉक्टर देखे होंगे ना, डॉक्टर के आगे ये लगा दिया जाता है ना, तो ये है आपका लाघव चिन्ह। ये आपसे एग्जामिनर में पूछेगा, जैसे मान चलिए लगा के दे दिया और आपसे डायरेक्ट पूछ लिया कि बताइए ये कौन सा चिन्ह है या इस डॉक्टर में कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है, तो यदि आप इसकी प्रैक्टिस किए हैं तभी आप बता पाएंगे, नहीं तो आप सोच रहे हैं, रट रहे हैं, ये तो आप पहचानना सीख गए लाघव चिन्ह इसे कहते हैं, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ होगा ये भी आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है
एग्जामिनर भी आपकी तरह सोचने लगा है, वो भी चालाक होता गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। निर्देशक, ये निर्देशक देख रहे हैं, ये भी माइनस की भांति है, लेकिन ये जरा देखिएगा, ये बड़ा है। जो हम यहाँ पढ़े थे, यहाँ आइए, यहाँ जो हम योजक पढ़े थे, ये छोटा है, ये बड़ा है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? निर्देशक में देख रहे हैं 4 अक्षर है और योजक में आपका 3 अक्षर है, तो आपको छोटा दिख जाए तो याद रखिएगा छोटा कौन सा होगा, योजक होगा कि निर्देशक। तो आपके मन में तुरंत ये बात आ जाएगी कि योजक छोटा होता है। योजक में छोटा है, 3 ही अक्षर हैं, और निर्देशक में आपका कितने हैं? 4 हैं। तो आप इससे याद रखेंगे कि ये बड़ा वाला क्या है? निर्देशक है। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा? देखिए, इसका भी प्रयोग संवादों, पद का विवरण आदि को देने के लिए इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखिए, यहाँ देखिएगा, राधा तुम वहां जा रही हो, यानी कोई संवाद किया जा रहा है, तो इसका भी प्रयोग किया जाएगा। और जैसे किसी पद का विवरण देना है, जैसे यहाँ देखिए, अगर हम बात करें ये इस निर्देशक चिन्ह का, जैसे किसी पद के बारे में हमको बताना है, तो हम इस निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, 12 नंबर देखेंगे। विवरण, ये तो निर्देशक हो गया। अब आगे विवरण क्या है? विवरण का मतलब देखिए, 2 बिंदी रहेगा, उसके आगे एक आप माइनस का चिन्ह कर दीजिएगा, ये कहलाएगा आपका विवरण। इसका मतलब क्या है? किसी पद की व्याख्या। देखिए, ये वाला भी चिन्ह आप लगा सकते हैं इसके आगे, जैसे हम यहाँ लिखे विराम चिन्ह, यानी हम इसके बारे में अब विवरण दे रहे हैं या हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो हम ये वाला भी लगा सकते हैं और ये वाला भी लगा सकते हैं। दोनों आपका गलत नहीं होगा, बस ये ध्यान रखिएगा, विवरण में ये दोनों सिंबल लगाया जाता है, ये वाला, ये विराम चिन्ह, इसका प्रयोग किया जाएगा ताकि हम उसके बारे में हम व्याख्या दे रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, पुरुषार्थ के प्रकार, तो हम इस सिंबल का प्रयोग किए, इसका मतलब क्या है? हम पुरुषार्थ के बारे में बताने वाले हैं कि पुरुषार्थ के प्रकार कितने हैं। तो वैसे पुरुषार्थ के प्रकार 4 होते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये 13 नंबर देखेंगे। 13 में जो विराम चिन्ह है, ये है त्रुटि बोधक। अब इसका मतलब क्या है? इसको हम एक दूसरा नाम याद रखिएगा, हंस पद भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है, हंस पद। अब हंस का जो आप देखे होंगे मुख, यानी टोंट उसकी जो कहते हैं आप, वो कुछ इस तरह बना होगा, तो आपको इससे याद रखना है। इसको हम त्रुटि बोधक विराम चिन्ह भी कहते हैं, और दूसरा नाम है हंस पद, हम इसको कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका तात्पर्य होता है जब कोई शब्द लिखने में छूट जाता है, जैसे हम कोई वाक्य लिख रहे हैं, बीच में कोई शब्द छूट गया है, जैसे हम यहाँ लिखे हैं राम कल जाएगा, तो इसके बीच में अगर हम कुछ छूट गया है, तो हम ये सिंबल लगा करके वो लिख देंगे, तो इसको पता चल जाता है कि लेखक को कि हाँ, इसके आगे कुछ ना कुछ रहेगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, त्रुटि बोधक का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो जब कोई शब्द लिखने में छूट जाएगा, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पदलोप। ये पदलोप है क्या? तो जैसे देखते होंगे, ये प्रयोग कहाँ किया जाएगा? जैसे वाक्य का कुछ अंश छोड़ दिया गया है, कोई वाक्य है, जैसे आप लोग किसी को कहते हैं कि खाली स्थान भरिए ना, तो वही वाला है ये वाला, वाक्य का कुछ अंश छोड़ दिया गया है। ये आगे हम आप लोग टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। जैसे देखिए, मैं घर चलूंगा, फिर हमने डॉट डॉट कर दिया, तो यही वाला सिंबल लगाया, कौन सा? पदलोप का। इसको कहते हैं डॉट डॉट, जो दिखाई दे रहा है खाली स्थान, तो इसको हम कहते हैं पदलोप। अब इसके स्थान पे आप ऐसा कुछ भर लीजिए जो सटीक बैठता हो। तो जैसे मान के चलिए, ये है मैं घर चलूंगा, इसमें हम भर सकते हैं पर तुम्हारे साथ नहीं, ये भी हम भर सकते हैं, यानी जो सटीक अच्छा बैठ रहा हो वो हम भर लेंगे। मेनली हमको फोकस करना है अपने इस टॉपिक पे, जिसका नाम है विराम चिन्ह। तो पद चिन्ह का ये टाइप हो जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, रेखा। रेखा का मतलब क्या है? इंग्लिश में आप खूब पढ़े होंगे, अंडरलाइन, उसी को हम कहते हैं रेखा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये रेखा का प्रयोग कब किया जाएगा? जैसे आप कोई वाक्य लिखते जा रहे हैं या आप क्लास में पढ़ते होंगे, तो आपके टीचर कहते होंगे, जैसे कोई वाक्य बोले हैं, चाहे मैथ में हो चाहे जिसमें हो, हर टॉपिक में आपसे बोलेंगे इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो आपको जो अंडरलाइन कराते हैं ना, यानी वो उतने वाक्य में पूरा वो जहां अंडरलाइन कराए हैं वो महत्वपूर्ण है। तो यही आपको ध्यान रखना है, जो महत्वपूर्ण शब्द के नीचे रेखा खींची जाती है, उसी को हम रेखा चिन्ह कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, 16 नंबर। पुनरुक्ति का मतलब क्या है? पुनरुक्ति का मतलब ये होता है, ये आपको इन्वर्टेड कामा की भांति ही प्रतीत हो रहा है, यानी आपको ये वाला जरा देखिए, जो यहाँ हम पढ़े उद्धरण अथवा उत्तरण, ये इसी की भांति प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये उसकी भांति प्रतीत तो हो रहा है, लेकिन वो चीज नहीं है। ये पुनरुक्ति का मतलब क्या है? किसी चीज को आप बार बार दोहराने से उसमें बचेंगे। देखिए, यहाँ हमने लिखा भी है आपकी सुरक्षा के लिए, ताकि आपको याद हो जाए कि जैसे कोई वाक्य है उसको आपको बार बार दोहराना ना पड़े, उससे बचने के लिए इस पुनरुक्ति शब्द का हम प्रयोग करते हैं। चलिए, अब इसका हम इस जो विराम चिन्ह है, पुनरुक्ति विराम चिन्ह का, हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे मान के चलिए, आपने यहाँ लिखा है 5 किलो चीनी और 5 ही किलो आपको दाल लेनी है, तो हम इस 5 के नीचे ये वाला चिन्ह प्रयोग कर देंगे और किलो के नीचे ही भी प्रयोग कर देंगे। अब बस चीनी बदल गया तो हम दाल
चीनी की बजाय, देखिए चीनी के स्थान पे दाल आ गया, तब तो दाल तो लिखना पड़ेगा, लेकिन ये किलो और 5 जो है समान था, तो इसलिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब इसमें अंतर क्या है, तो अवतरण वाला आपका ऊपर लगता है, तो ये बीच में लिखा जाता है, बस ये ऐसे उतार दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दीर्घ उच्चारण। दीर्घ उच्चारण का मतलब क्या है, तो अंग्रेजी के बड़े लेटर यस की भांति होता है। जब आप स्वर वगैरह वर्णमाला पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, जब हम पढ़ाएंगे तो आपको वहां समझ में आएगा इसका तात्पर्य क्या होता है। देखिए जैसे ये दीर्घ उच्चारण पुलुत स्वर आप पढ़ेंगे तो यहाँ ये पुलुत स्वर में इसका यूज होता है, तो इसका तात्पर्य क्या है, जैसे अन्य शब्द हम बोलते हैं या कोई मान के चलिए विपत्ति पड़ी है, किसी को जल्दी बुलाना है, तब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मान के चलिए घर वगैरह में देखते होंगे कोई सुन नहीं रहा होगा, तब आपकी मम्मी कितना तेज चिल्लाती होंगी या पापा कितना तेज चिल्लाते होंगे, तब वो इसका उच्चारण करते हैं। जैसे आपका जो नाम होगा उस नाम के आगे चिल्ला करके आपको बोलते होंगे, वही ये आता है उच्चारण। तो जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ हमने लिखा है, जैसे ये वाला वाक्य लिखा है, तो जैसे इस वाक्य को पढ़िएगा, राधा जल्दी भागो, यानी जैसे कोई मुसीबत हो या कुछ पड़ा हो तो आप खूब चिल्ला के बोलेंगे राधा, यानी रा के बाद जो आप बोलते जाएंगे आप कई बार रिपीट करते जाएंगे, तो यही कहलाता है आपका दीर्घ उच्चारण, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। तुल्यता। तुल्यता तो आपको मालूम ही है, तुल्य का मतलब होता है बराबर, तुल्यता तो का मतलब ही होता है बराबर, तो बराबरी के लिए किया जाता है। जैसे मान के चलिए ये धरा बराबर यदि हम कहें तो पृथ्वी होता है, यदि हम अंबर बराबर कहें, अंबर ये बराबर का चिन्ह लगा देंगे तो आकाश होगा। बस आपका ये काम आसान हो गया। ये आपको तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, जैसे ये जो बराबर वाले रहेंगे इनको कुछ नहीं करना है, बराबर वाले चिन्ह को ये ध्यान रखना है कि जब ये बराबर आएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि धरा और पृथ्वी तो बराबर है, अंबर और आकाश बराबर है, बस यही आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा टीका सूचक। टीका सूचक क्या है, तो टीका सूचक का सिंबल हम नहीं लिखे हैं, लिख लीजिएगा, भूल से हम इसको नहीं लिखे हैं। तो जैसे स्टार हो गया, प्लस हो गया, हैच हो गया, 1 2 3 ये हो गया, तो ये सारे टीका सूचक में आते हैं। इनका प्रयोग कब किया जाता है, तो जैसे कोई सारांश है, कोई मान के चलिए पैराग्राफ दिया गया है, उसमें कोई शब्द है, जैसे मान चलिए एक पैराग्राफ था उसमें ये ज्योत्सना शब्द था, तो इस ज्योत्सना को हम उठा लिए और ज्योत्सना को देख लीजिएगा भाई, ये शुद्ध वर्तनी में भी पूछता है कि ज्योत्सना लिखा कैसे जाएगा, तो ता भी आधा रहेगा और ये दंत वाला सा भी आधा रहेगा, ये दोनों आधे रहेंगे, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो इस ज्योत्सना के आगे हम स्टार करके, यहाँ ऊपर स्टार बना करके हम इसके बारे में लिखेंगे कि ज्योत्सना चांदनी का पर्यायवाची भी होता है, हम ये बता सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। देखिए समाप्ति, ये चैप्टर भी समाप्त होने वाला है, तो समाप्ति सूचक में क्या है, देखिए समाप्ति सूचक में एक डैश का निशान बनाइए, फिर बीच में 0 करिएगा, फिर डैश का करिएगा। ये कब होता है, जैसे कोई लेख लिखा गया है, यानी जैसे हम आपको ये पढ़ाए हैं, हम यहाँ ये बना दिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चैप्टर समाप्त हो गया है। ये एग्जामिनर, जैसे आप अपनी कॉपी भी लिखते होंगे, अगर ये सिंबल आप बना दिए लिखने के बाद, तो एग्जामिनर आपकी कॉपी देख करके खुश हो जाता है कि हाँ बच्चे को तो कुछ तो नॉलेज है। बस आपको ध्यान रखना, लेख अध्याय की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको देखिए ये पूरी चीज समझ में आ गई होगी, और इसको आप यकीन मानिए, हम एक बार ये वीडियो बना रहे थे, एक बार पूरा पढ़ाने के बाद ये पता चला कि जो हमारा स्पीकर था, ये जिसमें हम बोलते हैं, ये ऑफ हो चुका था, तो हमको इसको दोबारा करना पड़ा, और कम से कम इसमें 4-5 घंटे चले गए। तो फिर भी आपसे उम्मीद है कि कम से कम चैनल को और मेहनत को देखते हुए सपोर्ट करिए। हाँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया है, तो आप दूसरों को भी बताइए इस चैनल के बारे में और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं।